स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है और कन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट किस तरीके से हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया गया। लार्जर वे के अंदर में जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं वेस्ट एशिया के वहाँ पे उनके द्वारा ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो किया जाता है। कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल एंड गैस के सप्लाई के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो प्राइस हैं वो इंक्रीज किए हैं। इकोनॉमी का एक काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है उसमें अगर डिस्टरबेंस होता है और उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लार्जर नंबर के अंदर में है तो उसके प्राइजेज हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। हमारा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी कुछ डिसीजन लिए हैं इस डिस्टरबेंस की वजह से। उन्होंने जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके प्रोडक्ट उसका जो प्राइस है उसको इंक्रीज किया गया है। एविएशन सेक्टर के अंदर में जो हम एविएशन टरबाइन फ्यूल को यूज करते हैं तो आप देखिए उसके भी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑयल एंड गैस का जो जो सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस क्यों हुआ। ज्योग्राफी इसके बिहाइंड में एक रीजन है, यूएस एंड इसराइल के द्वारा ईरान के वहाँ पे अटैक किया गया था। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज अपना जो सप्लाई किया करते हैं वो लार्जर वे के थ्रू एक चैनल के थ्रू करते हैं जिसको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम कंट्रीज जहाँ से ऑयल एंड गैस का सप्लाई होता है वो पर्शियन गल्फ के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो आप देखिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसके ऊपर ईरान ने अपने कंट्रोल को सेटअप किया और वहाँ से जो मूवमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है ईरान के द्वारा। तो इसी वजह से जो सप्लाई है वो नहीं हुआ है। प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है, कंसर्न है उसका सप्लाई के रिगार्डिंग में जो मूवमेंट है कार्गो का उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके कुछ क्लेम्स हैं कि ईरान के द्वारा यहाँ पे सीज फायर के रिगार्डिंग में रिक्वेस्ट किया गया है, डिस्कशन किया गया है। ईरान उनके जो क्लेम्स हैं उनको कंटिन्यूस डिनाई करता है कि किसी भी तरीके से उनका कोई डिस्कशन नहीं है, इस सीज फायर है वो किया जाए, इस कन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रिजोल्व किया जाए। ईरान के कुछ अपने पॉइंट्स हैं, यूएस एंड इजराइल के कुछ अपने पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में अभी तक जो एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ है और कंटिन्यूस आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट है वो एग्जिस्टेंट सिचुएशन में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राइट टू वोट के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली। आप देखिए कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का जो ड्राइव है वो काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे कैरी आउट किया है। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इलेक्टोरल रोल से, इसका मीनिंग ये नहीं है कि कंटिन्यूस आपका जो राइट टू वोट का आपको जो राइट अवेलेबल है उससे आपका जो एक्सक्लूजन होगा कि आप आने वाले समय के अंदर में अपना जो वोटिंग प्रोसेस है उसके अंदर नेम इंक्लूड है वो नहीं कर सकते। तो जब भी हम राइट टू वोट के बारे में रीड करते हैं तो क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको होना चाहिए। बेसिकली आप देखिए कि जो राइट टू वोट का जो स्टेटस है समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के अंदर में चेंज किया है। 2023 के समय में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है अनूप बरनवाल केस के अंदर में, जिन्होंने उसको राइट टू वोट को एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आपको ये जो राइट टू वोट है वो अवेलेबल हुआ करता है कि आप इंडिया के जो सिटीजन हैं वो होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास में एसआईआर को कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे हमारा जो इलेक्टोरल रोल है इसको ट्रांसपेरेंट एंड प्यूरिफाई मैनर के अंदर में सेटअप किया जाए। कुछ पर्सन है जिनका डेथ हुआ है, जिन्होंने माइग्रेशन किया है, उनके नेम्स को यहाँ पे डिलीट किया जाए, या कोई पर्सन है जो अपना आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है तो उनको कुछ यहाँ पे जो टाइमिंग दिए जाते हैं कि उसके अंदर में अपना आइडेंटिटी है उसको वो प्रूव करें। अगर नहीं प्रूव करते हैं तो इलेक्टोरल रोल से उनका नेम है वो रिमूवल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोटिंग प्रोसेस के बारे में तो अर्लियर फेज में 21 है जो मिनिमम एज होता था, जिसको कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1989 के समय में 18 ईयर है वो मिनिमम एज किया गया है कि इंडिया के सिटीजन के अलावा आपका 18 ईयर का एज है तो आपको वोटिंग का जो राइट है वो अवेलेबल रहेगा, जो कि एक स्टेचुटरी राइट है अनूप बरनवाल केस के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एफसीआरए बिल के बारे में है, रिसेंटली गवर्नमेंट है जो एफसीआरए का एक नई अमेंडमेंट्स है वो लाना चाहता है। एफसीआरए क्या है, फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आया करता है, जो पैसा आया करता है, तो उसकी रिगार्डिंग में बिल के अंदर में कुछ प्रोविजंस हैं जिसके पर्सपेक्टिव से केरल के वहाँ पे कंसर्न है वो क्रिएट हुए हैं। केरल के अंदर में आप देखिए कि जो चर्च हैं वो इस्टेब्लिश हैं, चर्च को काफ़ी सारा जो पैसा है वो आता है फॉरेन कंट्रीज से, तो उनकी रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। वहाँ पे इलेक्शन का भी समय है तो अपोजिशन का जो पार्टीज हैं वो बिल के कुछ प्रोविजंस हैं उनको आप देखिए कि कंडेम करेंगे, उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस है वो लगाए जाएंगे।
जो गवर्नमेंट पावर के अंदर में है वो बेसिकली इसके पॉजिटिव्स को बताएगा कि एफसीआरए बिल है उसके ये पॉजिटिव्स हैं, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं रहेगा। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो एफसीआरए का बिल लेके आता है हमारे यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट, जो आप देखिए कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनको जो फंडिंग हुआ करता है, फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए बिल लाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के बारे में है, आप देखिए कि 2014 के समय में आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया था। एक स्टेट आंध्र प्रदेश था, अदर जो स्टेट बनता है वो तेलंगाना। हैदराबाद है जो इनिशियल पार्ट के अंदर में जॉइंट कैपिटल है वो रखा जाता है कि हैदराबाद को यहाँ पे जॉइंट कैपिटल रखा जा सकता है। बट आंध्र प्रदेश ने अपना खुद का ही जो कैपिटल फॉर्मेशन का यहाँ पे डिसीजन लिया कि अमरावती को अपना कैपिटल है वो बनाएंगे। फिर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट चेंज होता है, नया गवर्नमेंट वहाँ पे जब पावर में आता है तो उन्होंने एक 3 कैपिटल का फॉर्मूला है वो सजेस्ट किया था कि 3 कैपिटल हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं। एक कैपिटल एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगा, एक कैपिटल लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगा और एक आप देखिए कि जुडिशियल कैपिटल होगा। तो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसके अंदर में तो आप देखिए कि जुडिशियल कैपिटल है वो डिफरेंट होती है। हाई कोर्ट का जो सीट है वो अलग अलग सिटी में आपको मिलेगा, जहाँ पे जो विधानसभा है वो नहीं है। लार्जर वे के अंदर में कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये एक्सेप्शन है, वहाँ पे आपको जो कैपिटल सिटी है उसी के अंदर में हाई कोर्ट का भी जो प्रेजेंस है वो मिलता है। नहीं, ज़्यादातर ऐसा है कि हाई कोर्ट का कुछ बेंच है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस तरीके से 3 कैपिटल बनाए गए, जिसके रिगार्डिंग में कंसर्न हुआ कि साउथ अफ्रीका के वहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे 3 कैपिटल का फॉर्मूला है जो एग्जिस्ट करता है। और हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो तो आप देखिए कि एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में वर्क करते हैं। तो वर्क के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्टरबेंस हो सकता है अगर अलग अलग कैपिटल हैं वो बनाई जाएंगी। 3 कैपिटल कौन से थे? एक अमरावती था, एक करनूल था, करनूल जो जुडिशियल कैपिटल था, और विशाखापट्टनम जो है वो यहाँ पे सजेस्ट किया गया था। फिर से वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ, जो पहले का जो गवर्नमेंट है वही पावर में आता है। अमरावती को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अब लोकसभा के अंदर में भी जो बिल पास हुआ है जो अमरावती को एज ए आंध्र प्रदेश का जो ओनली कैपिटल है वो रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एरिया है जहाँ पे नक्सलिज्म को एलिमिनेट किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि एक अपॉर्चुनिटी को ये क्रिएट करता है कि जो रेड कॉरिडोर वहाँ पे सिचुएटेड था, रेड कॉरिडोर जो कि इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से हम देखते थे, तो ये जो पॉजिटिव अचीवमेंट हुआ है यहाँ पे जो नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड पर्सन्स को जो एलिमिनेट किया गया, कुछ लोगों को आप देखिए कि सरेंडर करवाया गया है और रिहेबिलिटेशन का भी पॉलिसी लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे लोग हैं जो वेपन्स को लीव करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर में एंटर करना चाहते हैं, तो इंटरनल थ्रेट को भी आप देखिए कि रिड्यूस करता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है उसको भी प्रोवाइड करता है कि इन एरियाज के अंदर में हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, कि जिस वजह से जिस जिस डिफरेंसेस की वजह से ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है 1960s के समय में, जब नक्सलबाड़ी नाम की जो जगह है वहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे है। बाद में कुछ लोग हैं जो इसको आप देखिए कि जो 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 लीडरशिप है वो प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो मूवमेंट अपने पीक के ऊपर में होता है 80s 90s के समय में, इवन 2010-11 के समय भी आप देखिए कि इसका लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट था। पर लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो डिसीजन लिया इसको एलिमिनेट करने का, तो लार्जर वे में लीडरशिप है उनको एलिमिनेट किया गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का उन एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑयल का जो सप्लाई है जिसके ऊपर में हम डिपेंड करते हैं, और आप देखिए कि समय समय पे ऑयल का जो क्राइसिस हुआ करते हैं कि सप्लाई के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ, जैसे कि एक लार्जर वे के अंदर में हम ऑयल क्राइसिस के बारे में 1973 के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं। जब इजराइल का वहाँ पे एक वॉर होता है तो उस समय में आप देखिए कि 70s के समय में ऑयल का क्राइसिस हुआ था। फिर 79 के समय में 1979 के समय में ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, ईरानियन रिवॉल्यूशन के समय भी ऑयल का क्राइसिस हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे। और स्टूडेंट 79 के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब इराक के द्वारा कुवैत के वहाँ पे अटैक कर दिया जाता है 90s के समय में, तो 90s के समय में इराक ने कुवैत के वहाँ पे अटैक किया था। उस दौरान में भी जो डिस्टरबेंस हुआ था सप्लाई के अंदर में, तो ये कंटिन्यूस इस तरीके से जो हम डिपेंड करते हैं, क्या समय के साथ में जो नया टेक्नोलॉजी डेवलप होगा यहाँ पे, तो नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर में भी क्या कुछ अदर कंट्रीज़ के ऊपर में हम डिपेंड करेंगे क्या? जो प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं जिनका डेवलपमेंट यहाँ पे सजेशन में आता है कि ऑयल एंड गैस के जो व्हीकल्स हैं जिनको रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स,
तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है और जिन प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट हुआ करता है, जैसे कि आप देखिए कि लिथियम ट्राइंगल के बारे में हम रीड करते हैं। तो लिथियम कहाँ पे है? अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली नाम के जो कंट्री हैं। कोबाल्ट के लिए अगर हम बात करें तो कोंगो है। कोंगो के नाम वहाँ पे जो 70% आप देखिए कि कोबाल्ट का जो प्रोडक्शन होता है। कॉपर के लिए चिली और पेरू नाम के जो कंट्री हैं, और निकल के लिए इंडोनेशिया है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कनाडा के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और ग्लोबल मार्केट के अंदर में उनका सप्लाई किया जाता है। तो ये जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। जो ऑयल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है, जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में डिपेंडेंस इंक्रीज होगा, इन कंट्रीज का डोमिनेशन यहाँ पे आएगा। तो अगर हमें आने वाले समय के अंदर में डिस्टर्बेंस फ्री कोई भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, तो डिस्टर्बेंस फ्री अगर हमें मूवमेंट को कैरी आउट करना है तो इसको आप देखिए कि स्मूथ वे के अंदर में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग में एक पैक्स लिखा है वो भी आया था। पैक्स लिखा नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वो आया है यूएस की लीडरशिप में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाइप नेचुरल गैस के बारे में है, क्या हमारे यहाँ पे पाइप नेचुरल गैस को जो सप्लाई किया जा सकता है क्या? तो आप देखिए कि पाइप नेचुरल गैस अगर हम जो प्रोडक्ट है उसके अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा जो एलएनजी जो हुआ करता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आप देखिए कि मोर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेरिजन टू एलपीजी के। एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो नेचुरल गैस के द्वारा मोर जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम एलपीजी के साथ में कंपेयर करें, पाइप के थ्रू जो गैस का जो सप्लाई है, पाइप नेचुरल गैस के थ्रू एलएनजी का ही सप्लाई यहाँ पे किया जाएगा। बट हमारे यहाँ पे स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम है कि अभी प्रॉपर वे के अंदर में गैस सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ। लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं है। तो उनको अगर अचीव कर लिया जाएगा तो इंडिया का ये जो गैस सप्लाई है वो अचीव हो सकेगा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसको यहाँ पे हेड किया गया। मैक्सिमम जो कैबिनेट कमेटीज हैं वो हेड की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कुछ ऐसे भी कैबिनेट कमेटी हैं जैसे कि आप देखिए अकोमोडेशन का है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है जो प्राइम मिनिस्टर नहीं हेड करते हैं। उनके अलावा जो मैक्सिमम कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कन्फ्लिक्ट सिचुएशन का इंडिया के ऊपर में इम्पैक्ट, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मीटिंग के अंदर में। प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के लिए जाएंगे और वहाँ पे हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन हुआ है उसको जो जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाए, वो एग्जिस्टेंस में आए यहाँ पे। तो उसके बारे में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका डिस्कशन है वो रहेगा। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हमने एफटीए हैं वो आप देखिए कि रिसेंटली अब हमारे साइन भी हुए हैं, कहीं पे डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ है। जैसे कि ओमान के वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है वो हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में ऑलरेडी हमने 2022-23 के समय ही साइन है वो किया था। ओमान है, यूएई है, उनके अलावा न्यूजीलैंड के साथ में भी डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हुआ है। यूरोपियन यूनियन के साथ में आप देखिए कि ये इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ, और यूके के साथ में। तो ये कुछ ऐसे एफटीएज हैं जो इंडिया ने साइन किए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर में, लास्ट 1-2 ईयर के दौरान में। और ये शो करता है कि हमारा इकोनॉमिकल सेक्टर में हम कैसे अपना जो पुश है उसको कैरी आउट किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोशल मीडिया का, यहाँ पे टू मच स्क्रीन का जो यूज है उसके बारे में वार्निंग है वो यहाँ पे इशू किया गया है कि टू मच जो स्क्रीन टाइमिंग अगर चाइल्डहुड के अंदर में बिताया जाता है तो वो कैसे यहाँ पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका जो ऑयल ड्रिलिंग का जो प्लान है जो कहाँ पे है, मैक्सिको के अंदर में, जिसको कि उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप से भी मेंशन किया था। तो वहाँ पे एक रेयर वेल है, उनकी प्रेजेंस को यहाँ पे बताया गया है कि उनको ये इम्पैक्ट कर सकता है, जो रेयर वेल्स है उनका वहाँ पे प्रेजेंस होना। फिश का आप देखिए कि जो जो नंबर्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे कोल्ड करंट और जो वार्म करंट है उनका मीट होता है। कोल्ड करंट और वार्म करंट है उनका अगर मीट होता है तो वहाँ पे आपको लार्जर नंबर के अंदर में फिश का जो प्रोडक्शन है वो मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पे ये एरियाज हैं इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रसिया का एक प्लेन है जो कि क्रीमिया के एरिया के अंदर में क्रैश हुआ है टेक्निकल इश्यू की वजह से। 2014 का वो समय है जब क्रीमियन पेनिनसुला को रसिया ने अपने कंट्रोल में लिया था। और ये सपोज कीजिए क्रीमियन पेनिनसुला है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यूक्रेन है।
तो यहाँ पे जो ब्लैक सी है, यहाँ पे जो सी ऑफ अजोव है, उनके बिटवीन के अंदर में ये क्रीमियन पेनिनसुला है जो कि रशिया को डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी देता है ब्लैक सी का। और ये जिस वाटर बॉडी के थ्रू जो कनेक्टेड है, बोथ यहाँ पे ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव, जिसको कि हम कर्च स्ट्रेट के नाम से जानते हैं कि कर्च स्ट्रेट के थ्रू ये कनेक्टेड हैं। इजराइल की जो फोर्सेज हैं उन्होंने अटैक किया है बैरूत के एरिया के अंदर में, जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो कंटिन्यूस इजराइल के अटैक्स हैं लेबनान के अंदर में, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेबनान सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि इजराइल के द्वारा यहाँ पे मेंशन है कि कुछ जो लोग हैं वो वाउंड हुए हैं, कुछ उनको इम्पैक्ट हुआ है मिसाइल अटैक की वजह से, जो कि ईरान के द्वारा किया गया। तो कंटिन्यूस वेस्ट एशिया के सिचुएशन को ये बताता है। व्हाइट हाउस के बारे में है, वहाँ का जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के बारे में कहा गया, जो ईरान ने उनको डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी क्लेम उनके द्वारा नहीं किया गया है। और यूनाइटेड किंगडम के जो लीडर हैं वो हो सकता है इंटरवेन करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए, ईरान के साथ में उन्होंने अपना डिस्कशन है वो किया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी